देखिए, एक सर्कुलर आया हुआ है वेयर दे आर डिसाइडिंग अबाउट द जुरिस्डिक्शन कि अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं विद इन द स्टेट, आउटसाइड स्टेट जा रहा है तो ऑब्वियसली वो अपना स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन विद इन द स्टेट अगर रजिस्ट्रेशन एड्रेस चेंज करे, जैसे यूपी है, गाजियाबाद से दे मूव टू कानपुर और गोरखपुर, तो उनका जुरिस्डिक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। अगर जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाएगा और नोटिस ऑलरेडी पुराने जुरिस्डिक्शन ने इशू किया हुआ है, शोकॉज नोटिस, तो एडजुडिकेशन कौन करेगा? पुराना वाला करेगा या नया वाला करेगा? इसमें लिखा हुआ है कि ये नया वाला करेगा। तो और भी बहुत तमाम तरह की चीजें लिखी हुई है, लेट अस डिस्कस दिस। और ये सर्कुलर नंबर 255 जन हेलो सर्कुलर नंबर 255/01/2026 डेटेड 25 जून 2026, जीएसटी पॉलिसी विंग। इसमें जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, एक तो सर्कुलर आर नॉट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, दूसरा सर्कुलर शुड कम आउट अंडर सेक्शन 168। तो बहुत सारे सर्कुलर अंडर सेक्शन 168 है, बहुत सारे सर्कुलर अंडर 168 नहीं है। जैसे ये वाला, इसमें कहीं भी 168 नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये सर्कुलर में 168 नहीं लिखा हुआ, तो वेदर दिस सर्कुलर विल बी ट्रीटेड एज दैट इट हैज बीन इशूड अंडर जीएसटी लॉ और नॉट, दैट हैज टू बी ऑल्सो डिस्कस्ड। उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन इन केसेस इन्वॉल्विंग माइग्रेशन ऑब्लिक ट्रांसफर ऑफ टैक्सेबल पर्सन्स फ्रॉम वन जुरिस्डिक्शन टू अनदर जुरिस्डिक्शन। माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया? माइग्रेशन का शिफ्टिंग। ट्रांसफर तो है ही। शिफ्टिंग शिफ्टिंग। शिफ्टिंग आएगा, या फिर इसमें यह आएगा कि अमलगमेशन बिटवीन टू कंपनीज, ए प्लस बी इक्वल टू ए, तो बी गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, नहीं वो भी नहीं आएगा। डीमर्जर। सो माइग्रेशन बेसिकली मूवमेंट को बोलते हैं, मूविंग आउट। जैसे इंडिया से बाहर हम जाते हैं तो माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन और ट्रांसफर शायद एक ही हो। हम्म। अच्छा, यस। आगे पढ़ते हैं। वेयर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द टैक्सेबल पर्सन हैज चेंज ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। तो चेंज हो रहा है प्रिंसिपल प्लेस, नॉट एडिशनल प्लेस। Clarification has been sought on the following: whether an action undertaken by the transferor jurisdictional authority at a given stage of proceedings before such a migration or transfer of the taxable person to another jurisdiction remains valid and applicable on the transferee jurisdiction authority। एक मिनट, मान लीजिए आप गाजियाबाद में थे, तो ये ट्रांसफर हो गया और फिर यू शिफ्टेड टू गोरखपुर, ये ट्रांसफरी हो गया। और इस स्टेज में कौन कौन से स्टेजेस हैं? और जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है। तो जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी या तो एससीएन इशू करता है, फिर एडजुडिकेशन भी करता है, यानी कि मैं ऐसे लिखता हूँ DRC 01, DRC 07। इसके अलावा मान लीजिए अगर डीजीजीआई कोई नोटिस इशू कर रहा है, या डीजीजीआई जिसके पास ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वेदर द वॉट एवर बी द एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वेदर माइग्रेटेड और ट्रांसफर, उससे कोई फर्क नहीं। अब ये कह रहा है वेदर द एक्शन टेक अंडरटेकन बाय द ट्रांसफर जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी, यानी कि एससीएन हैज बीन इशूड बाय ट्रांसफर जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी, और एडजुडिकेशन से पहले दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड। एंड अब DRC 07, who will issue DRC 07 to another jurisdiction remains valid and applicable on the transferee jurisdictional authority। अभी पढ़ते हैं। Whether the transferor jurisdictional authority can take any action or initiate proceeding against the taxable person after he has migrated or transferred to another jurisdiction। Audit चल रहा है, बीच में शिफ्ट हो गया, तब क्या होगा? Who would be the authority सर, competent? जो बात अभी आप सीजीजीआई को बोले तो उसका ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है। हाँ, ठीक, जुरिस्डिक्शन जरूर है ऑल इंडिया, लेकिन वो शो का नोटिस तो ड्राफ्ट कर सकता है और एजुकेटिंग अफसर को भेज सकता है। आपकी आवाज लेकिन ठीक नहीं आ डीआरसी रही है जीरो राजेश वन जी। या डीआरसी। हाँ। आपकी आवाज ठीक नहीं है। अब मैं ये अब आवाज आ रही है। नहीं सर, कहाँ हैं आप? मैं घर अभी जस्ट पहुंचा हूँ अच्छा। बाहर से। सर मेरा क्या दिक्कत? मेरा ये हाँ। कहना है। हाँ, अब ठीक आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। कहिए राजेश जी। राजेश जी, चलिए पढ़ते हैं। Who would be the authority competent to give effect to implement or act upon any such action already taken, and also to act upon any consequential action arising from the antecedent proceedings, including representing, defending, or otherwise conducting proceedings, filing of appeals before the appellate authority or appellate tribunal in cases involving migration or transfer of the taxable power। ट्राइब्यूनल तक अफेक्ट जाएगा। The matter has been examined in consultation with the Union Ministry of Law and Justice in order to ensure uniformity in the implementation of the procedure in such cases involving migration or transfer of taxable person from one jurisdiction to another. The CBIC hereby issues the following clarification in the matter. The core issue common to all the proceedings under the GST framework referred to in para 2 above is a conflict between validity of action already taken by the erstwhile jurisdictional officer
and need for the present jurisdictional officer to have control over the proceeding once a taxable person has migrated or transferred to a different jurisdiction. The governing principle applicable uniformly across all stages of actions of proceeding is that jurisdiction to exercise a statutory power is required to be assessed on the date on which the power is actually invoked. A subsequent migration or transfer of the taxable person does not retrospectively vitiate a proceeding already validly initiated or concluded by the erstwhile jurisdictional officer, though it does affect who should conduct matters from that point forward. इसका मतलब ये जब तक ये गाजियाबाद ने DRC 01 इशू किया, you were in Ghaziabad jurisdiction, therefore this DRC 01 will be valid irrespective of whether you have whether you have migrated to another jurisdiction or not. यही मतलब निकला. Where an action corresponding to a particular stage of proceeding, that is investigation, conducting audit, issuance of show cause notice, issuance of adjudication order, issuance of order in review, filing of appeal, issuance of order in appeal, or any other proceeding under the CGST Act and the rules made thereunder has been validly undertaken by the officer having jurisdiction over the registered taxpayer at that time. The action so taken remain valid, notwithstanding subsequent migration or transfer of the taxable person to another jurisdiction. The conduct of the next stage of proceedings and the implementation of any directions contained in any action already taken or proceeding is, however, to be undertaken by the officer presently having jurisdiction over the taxable person and not by the erstwhile jurisdictional officer who on account of the migration or transfer of the taxpayer ceased to have jurisdiction thereon. ट्राइब्यूनल में कैसे हो? ट्राइब्यूनल में क्या वो केस इंटरनली ट्रांसफर करेंगे? जब वो जीएसटी पोर्टल में अपना एड्रेस चेंज करवाएगा और ट्राइब्यूनल में अगर कोई केस पेंडिंग है, मान लीजिए इन गाजियाबाद बेंच, और वो गोरखपुर में शिफ्ट हो गया, तो क्यों गोरखपुर का कहाँ है? लखनऊ बेंच है ना, तो लखनऊ बेंच में क्या नहीं, बनारस। अच्छा, बनारस शिफ्ट करेगा इंटरनली. चलिए, जुडिशियल ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट माइग्रेशन oblique transfer actions as held by Honorable Supreme Court and Honorable High Courts in various of judicial pronouncement in tax related matters shows that the past acts of competent authority remain valid and enforcement and further proceeding must be taken over by the officer who has now acquired jurisdiction subsequent to such migration or transfer. In such cases, it has been highlighted that continuing or consequent proceedings to any action must be exercised by the authority currently having jurisdiction over the taxable person after the said migration or transfer. Moreover, there is nothing to prevent the transferee jurisdictional authority. ये एक अलग कहानी लिख दी. Moreover, there is nothing to prevent the transferee jurisdictional authority from acting upon an earlier valid administrative or quasi-judicial action or proceeding initiated by the transferor jurisdictional authority. क्या मतलब हुआ? हाँ, ठीक है. Moreover, there is nothing to prevent the transferee jurisdictional authority from acting upon an earlier valid administrative. ठीक है. This indicates that the present jurisdictional authority should be the face of proceeding at every subsequent stage after the migration and wherever any action or proceeding had already been initiated by the transferor jurisdictional authority before the migration, the transferee jurisdictional authority can rely on such action or proceeding already taken by the erstwhile jurisdictional authority. Therefore, it is hereby clarified that where any action or proceeding under the CGST Act and the rules made thereunder has been validly undertaken by the transferor jurisdictional authority having jurisdiction over the registered taxpayer on the date such action was undertaken, the same shall remain valid notwithstanding the subsequent migration. The transferee jurisdictional authority shall वही वाली language है. The transferor jurisdictional authority shall not take any action or initiate proceeding against the taxable person after he has migrated to another jurisdiction, and any issue that comes to the notice of the transferor authority should be intimated to the transferee jurisdictional authority for any further act. ठीक बात है. Where the taxable person migrates to another jurisdiction during the pendency of any action or proceeding initiated by the transferor jurisdictional authority, the transferee jurisdictional authority shall take over and conclude the same from the stage at which it stood at the time of migration and shall be competent to take all further act. Okay. मतलब शो कॉज नोटिस इश्यू हो गया, पीएच नहीं हुआ है और तब तक आपका माइग्रेशन हो गया है, तो ट्रांसफरी जुरिडिक्शनल अथॉरिटी वो पीएच करे, सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है. लास्ट, thus the transferee jurisdictional authority shall be the competent authority to give effect to or implement or act upon any such action already taken, and also to act upon any consequent action arising from antecedent proceedings, including representing, defending, or otherwise conducting proceedings, filing of appeals before the appellate authority or appellate tribunal in cases involving migration. तो appellate tribunal में अगर केस ऑलरेडी फाइल्ड है फिर माइग्रेट नहीं होगा क्या? तो उसने नेक्स्ट स्टेज से ट्रांसफर माइग्रेट होगा.
नेक्स्ट स्टेज से बोला है। एक मिनट माइग्रेट कैसे होगा? जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आदेश हुआ उसी के अगेंस्ट तो मैंने अपील की है, तो वो ट्रांसफर तो नहीं होगा। जो डीजीजीआई वाली बात हम कर रहे थे, हाँ हाँ। एक थ्योरी ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन करता है हम्म। वो बाकी का ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ठीक बात है। जांच करने वाला एक अलग व्यक्ति होता है और आदेश पारित करने वाला एक अलग व्यक्ति होता है। ठीक है, डीजीजीआई को 67 में उसको ये अधिकार है कि ऑल इंडिया उसको जुरिडिक्शन दिया गया है, सही है, वो कहीं भी कर सकता है। हाँ लेकिन उसका अधिकार वहीं तक सीमित है, वो शोकाज नोटिस बना के उसके जो भी क्षेत्राधिकार के जो अधिकारी होंगे उनको वो ट्रांसफर कर देगा ठीक बात। कि ये शोकाज मैंने बना दिया, अब इस पर तुम अपना एक्शन लो। इसके आगे का पावर डीजीजीआई को नहीं। तो जिस क्षेत्राधिकार में जो टैक्स पेयर रजिस्टर्ड होगा फिर उसकी सारी कार्रवाई वही। अब सपोज करिए डीजीजीआई सेंट्रल का अफसर है, तो अब मैं भले स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन अब गोरखपुर में अगर जो सेंट्रल के जो जुडिक्शन अफसर होंगे वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा, भले वो मैं स्टेट में रजिस्टर्ड। ठीक है, इसका जवाब दीजिए और जो उसकी स्क्रीन में सारी नजर आ रहा है। अपीलें फिर उसी अनुसार होंगी। ठीक है, मतलब कंक्लूजन में डीजीजीआई के पास ऑल इंडिया जुरिडिक्शन डज नॉट मैटर ऑन चेंज ऑफ एड्रेस, वो अपना शोकॉज नोटिस इशू करेगा और शोकॉज नोटिस का जुरिडिक्शन ऑफिसर वो होगा जो जहाँ प्रेजेंटली जिसके पास उसका एड्रेस है। करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट। ठीक, तो ये तो हो गया, डीजीजीआई समझ में आ रहा है। ये मान लीजिए एडीटी 01 इशू हुआ है और एड्रेस चेंज हो गया, नाउ हु विल कंडक्ट ऑडिट? जो जिसने एडीटी 01 जारी किया कंडक्ट तो वही करेगा, कंप्लीट वही करेगा। वो कैसे कर क्योंकि लेगा आपने एड्रेस चेंज हो गया तो? क्षेत्राधिकार जब चेंज कर दिया, जब क्षेत्राधिकार आपने चेंज कर दिया किसी और में गया, तो वो हाँ कैसे हियरिंग करेगा? या तो फिर हाँ वो फ्रेश एडिटी 01 वो जारी करे, क्योंकि इसके एडिटी 01 जारी करने पर सेकंड जिसको ट्रांसफर हुआ वो तो नहीं देख सकता। नहीं तो ट्रांसफरी जुरिडिक्शन ऑफिसर नहीं करेगा ऑडिट? ना 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 ना, क्यों? वही करना चाहिए इस सर्कुलर के बेसिस पे। नहीं, उसको तो फिर फ्रेश फ्रेश शोकॉज नोटिस जारी करना पड़ेगा, फ्रेश एडिटी 01 उसे जारी करना पड़ेगा। अच्छा, इस एडीटी 01 के बेसिस पे नहीं कर पाएगा? ना ना, हाँ अगर वो सेम अगर उसमें जुरिडिक्शन में इंटरनल ट्रांसफर हुआ होता, जैसे सपोज करिए डीसी लेवल पर है और वो एससी नहीं लेवल नहीं, पे चला उसकी बात गया। नहीं कर रहे हैं, मान आप सिंपल गाजियाबाद से हाँ, गोरखपुर समझिए, नहीं तब नहीं हो सकता ना, तो उसको तो गोरखपुर नया पुराने वाले को एडीटी ही करना 01 इशू पड़ेगा। करेगा? हाँ, नहीं तो पुराने वाला ही उसको करेगा एडिटी 01। अच्छा, जितेंद्र जी क्या कहते हैं आप? मुझे भी ऐसा ही लगता है, पुराना वाला ही करना चाहिए। एडीटी 01 पुराने वाले ने इश्यू किया है। नहीं, जब एड्रेस उन्होंने चेंज हो गया, मान लीजिए गाजियाबाद से गोरखपुर चला गया, आप बोलता है गाजियाबाद वाला मैं ही करूंगा इसको ऑडिट, तो गोरखपुर से गाजियाबाद भागता रहेगा क्या वो? सर उसमें नेक्स्ट स्टेज लिखा है, सर नेक्स्ट स्टेज का मतलब गाजियाबाद वाले को भी तो विजिट करना है, हमारी फरमाइश है, अगर बड़ा टैक्स पेयर है तो। नहीं 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 नहीं, अजय जी क्या कह रहे हैं आप? उसमें लिखा है नेक्स्ट स्टेज से ट्रांसफरी को ट्रांसफर होगा। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेज आ गया ना? नेक्स्ट स्टेज तो अपील वाला होगा। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट स्टेज मतलब एससीएन, फिर पीएच, फिर ऑर्डर। तो एससीएन इशू हो गया तो नेक्स्ट स्टेज पीएच हो गया। आप डायरेक्ट उस सर तरह से वो मत ऑडिट देखिए। कंप्लीट करेगा, ऑडिट कंप्लीट करने के बाद जो शोकॉज नोटिस जारी करनी है वो नए वाले को ट्रांसफर कर देगा कि ये शोकॉज नोटिस है। यस। रवि नारायण जी आप क्या कहते हैं? सर जब ऑडिट अगर कमेंस ही नहीं हुआ तो हाँ वो जहाँ ट्रांसफर हुआ है वहीं से हो। अगर ऑडिट कमेंस हो गया यानी डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया, ये हो गया, तो वो जो जहाँ पर पहले था वही कंप्लीट करेगा और ट्रांसफर कर देगा। सर एक सवाल है, हाँ अगर गाजियाबाद से गोरखपुर गया हाँ, तो क्या उसका जीएसटीएन भी बदलेगा या वही रहेगा? वही रहेगा क्योंकि सेम स्टेट है। सेम अच्छा, और स्टेट चेंज हुआ? तब तो तो स्टेट चेंज होगा विवेक सिंह सर, तो नया लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सेम सेम सर अगर क्योंकि वो स्टेट कोड अलग हो जाएगा ना, स्टेट कोड अलग हो। सर अगर मान लीजिए ये गाजियाबाद से दिल्ली चला जाता है तो गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेगा, दिल्ली का नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, और ऐसे केस में गाजियाबाद वो सारे प्रोसीडिंग शुरू करता रहेगा। तब ये वाले सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला सर्कुलर तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द चेंज ऑफ एड्रेस इज इन द सेम स्टेट। जब विद इन स्टेट है। सिंपल सी बात ये है, अगर मेरा गाजियाबाद में है और अगर गाजियाबाद वाले प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती तब तो हाँ समझ में आता, लेकिन डेथ तो हुई नहीं, उसने सिर्फ ट्रांसफर किया है। तो हाँ पुराने 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 लाइबिलिटी की जिम्मेदारी तो पुराने टैक्स पे पुराने जुरिडिक्शन अधिकारी पे ही रहेगी, भले वो ट्रांसफर होके अलग स्टेट में चला जा रहा हो, अपना नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हो। विवेक सर क्या? बिल्कुल उसी तरह है, अगर वो कोई प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसकी सारी लाइबिलिटी उसके
वारिसान को निभानी पड़े, सक्सेसर को। सेम वैसे ही है। विवेक सर सर क्या? ये इसमें जैसे जो इसका जो पैरेलल है वो 127 है इनकम टैक्स एक्ट, अच्छा। जहाँ पे अगर आपको जुरिडिक्शन चेंज वो करता है तो हाँ नोटिस शो हाँ कॉज आता है, मतलब वहां पे आप नहीं करते हो, वो करता है। जब आप करते हो तो आप केवल इंटीमेट कर देते हो, आपका पैन वही रहता है। हाँ। आप इंटीमेट कर देते हो और नई जगह पे बस ऐसे ही जैसे आप करते हो, या तो इंटीमेट कर दो, नहीं भी करो तब भी जमेगा, क्योंकि अच्छा। आपने जब इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रिटर्न फाइल किया तो एड्रेस बदल दिया। हाँ। दैट इज डीम टू बी द इंटीमेशन टू द डिपार्टमेंट, और नया जुरिडिक्शन जो है वो आपको असेस कर सकता है, पुराना जुरिडिक्शन नहीं कर सकता। हाँ। ये उसका ऑटोमेटिक सिस्टम। ओके। अब इसमें चूंकि पैन चेंज होता है, सॉरी इसमें तो वो चेंज हो जाएगा आपका जीएसटीएन, अगर हाँ। स्टेट चेंज होता है तो हम्म। उसमें सबसे बड़ी एक एस्पेक्ट होगा कि भाई जितना क्रेडिट है वो हम्म। सारा का सारा ट्रांसफर हो, हम्म। क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर होना अपने आप में कुछ ना कुछ अड़ंगा जो है डिपार्टमेंट लगाता रहता है। ठीक बात। विवेक सर, सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं हो रही, जो स्टेट की जो रेवेन्यू है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो पुरानी रेवेन्यू जो यूपी की है, गाजियाबाद की है, वो तो यूपी स्टेट को चाहिए ना। सेंट्रल में तो कोई समस्या नहीं है, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे वो दिल्ली हो। बिल्कुल सही है। लेकिन जो स्टेट की रेवेन्यू, उसका लॉस स्टेट नहीं सहेगा ना। तो ऐसा है ना कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जो सारा माइग्रेशन होगा वो नए जीएसटीएन पे हो जाएगा। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि मैं किसको कितना शेयर जा रहा है। अल्टीमेटली कलेक्शन एक जगह जाता है और कलेक्शन होके वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम्म। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहे मैं बंबई में चला जाऊं या दिल्ली में चला जाऊं, दोनों जगह यूपी से वहां जाने पे मेरा पोर्टल वही रहेगा। मेरे ख्याल में मेरे सारे राइट्स और लाइबिलिटीज बने रहेंगे और वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है। और राजेश जी जो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स यूपी का रेवेन्यू जो है वो कहीं खत्म नहीं होगा, डिनाई नहीं होगा। और विवेक इसमें सर, फिर क्या जैसे मान चैलेंज आ लीजिए सकता कि है? स्टेट जीएसटी के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं हाँ। माइग्रेट होकर के यूपी से दिल्ली चला गया, तो स्टेट जीएसटी का जो अमाउंट पड़ा हुआ है क्रेडिट 1 लाख रुपए, वो ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं तो सेंट्रल का हो तो कुछ भी हो जाएगा। नहीं, स्टेट जीएसटी का तो स्टेट जीएसटी को चला ही जाएगा, मतलब यूपी स्टेट का है तो नहीं, वो। एक मेरे 1 लाख रुपए बचे हुए हैं जो मुझको अभी यूज करने हैं, और मैंने ट्रांसफर कर दिया दिल्ली स्टेट को, तो सेंट्रल में जो पड़े वो तो ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूपी का तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा ना। नहीं, क्रेडिट जो है किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे यूपी स्टेट का क्रेडिट जो है वो दिल्ली स्टेट को ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। यहाँ पर सर तरीका ये अपने को करना पड़ेगा कि जितना आईटीसी मेरा बचा हुआ है यूपी में और या स्टेट में बचा हुआ है, उस हिसाब से हमको पूरी बिलिंग नए जीएसटीएन को दिल्ली को करनी पड़ेगी आईजीएसटी के रूप में, तभी वो ट्रांसफर हो पाएगा। अदरवाइज वो मेरा लॉस हो जाएगा आईजीएसटी, मतलब यूपी जीएसटी का। तो इसका मतलब गुड्स ये तो हुआ ट्रांसफर कि हो गया टैक्स इनवाइस से, उससे हो जाएगा। तो राजेश जी फिर ये सीमलेस ट्रांसफर नहीं हुआ। नहीं, नहीं हुआ सर, बिल्कुल सीमलेस ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसका मतलब कुछ कारण ये है फंक्शनैलिटी कि कुछ एक्ट ये फंक्शनैलिटी भी कहता है सर, एक्ट ये भी कहता है कि अगर यूपी वाला अपने ही किसी ब्रांच में, अदर ब्रांच में अगर ट्रांसफर कर रहा है यूपी से बाहर, तो वो टैक्स इनवाइस जारी करेगा, क्योंकि गुड्स वो ट्रांसफर हो गया तो उसके बुक्स में तो वहां चला गया कि भाई सेम पेन है। लेकिन जीएसटी के अकाउंट से कैसे हो जाएगा? तो हर हाल में मुझे टैक्स इनवाइस ही यूपी से दिल्ली वाले को जारी करनी पड़ेगी, तो वो ट्रांसफर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो नहीं सीमलेस ट्रांसफर तो राजेश जी, बिल्कुल नहीं एक मिनट राजेश जी, एक बात बताइए, कौन सा आईटीसी फॉर्म भरा जाएगा? है। स्टॉक ट्रांसफर के लिए तो मान लीजिए हमको आईटीसी चलिए, जीरो स्टॉक 1 ट्रांसफर के या लिए तो 02 है। मान लीजिए स्टॉक ट्रांसफर के लिए तो आपने इनवॉइस रेज कर दिया, आराम से ट्रांसफर हो गया। स्टॉक ट्रांसफर के लिए सर मैं इनवाइस रेज कर दूंगा, तो और आईजीएसटी लगाऊंगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एडजस्ट होकर चला जाएगा दिल्ली, दोनों आईटीसी हमारी यूटिलाइज हो गई। ठीक है, वो तो समझ डिलीवरी में आ चलान गया, से तो लेकिन माल जाएगा नहीं मेरा। अरे राजेश जी, दैट अंडरस्टूड, कोई लॉ में लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है आईटीसी फॉर्म का वेर यू कैन ट्रांसफर वन स्टेट आईटीसी टू अनदर स्टेट आईटीसी नहीं until नहीं unless नहीं है। until unless there is a case of amalgamation, merger, demerger, succession, वो सब केस हो तब तो ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सर सेल, वो भी मर्जर, बताइए कैसे होगा, हमको एक चीज बताइए। वो भाई भी तो एक परेशानी आएगी। नहीं नहीं, वो हो परेशानी की एक बार पहले लॉ देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सेक्शन 18 सबसेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ ए बिजनेस। जो आपका स्टॉक है,
इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस, तीनों का ट्रांसफर हो रहा है। आपका फॉर्म है ITC 02 एंड 02A। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का बिल्कुल ये, सही सर। हाँ, लेकिन ये डिस्कशन पॉइंट नहीं है। डिस्कशन पॉइंट ये है, नहीं नहीं, मैं अब जो यहाँ आते बात हैं, हो रही है कि मेरा क्रेडिट जाएगा कि समझ नहीं गया, जाएगा। ठीक है राजेश जी, यहाँ आते हैं वापस। ADT 01 नोटिस इशूड, एड्रेस चेंज, नाउ हु विल कंडक्ट ऑडिट। और दूसरा, व्हाट इफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, एड्रेस चेंज, हु विल कंडक्ट द ऑडिट। सर एडीटी 01 अगर सिर्फ इशू हो चुका है, राजेश चाहे जी, मेरा पेपर एक मिनट। सबमिट हो या न हो, तो हम्म फर्स्ट वाला ही करेगा। अच्छा, एक मिनट भैया। शोकॉज नोटिस इशूड, एड्रेस चेंज, अब PH नया वाला या पुराना वाला? पुराना वाला। सर्कुलर आपने फिर पढ़ा, आपने थे आप जब हम लोग सर्कुलर पढ़ रहे थे? शुरू का नहीं पढ़ देखा, आगे का देखा मैं। यही तो कह रहा है कि ये जो कह रहा है, मोर ओवर देर इज नथिंग टू प्रिवेंट द ट्रांसफरी जुरिडिक्शनल अथॉरिटी, यानी कि नया वाला, फ्रॉम एक्टिंग मैं अपॉन। यहाँ पर रोक रहा हूँ सर। पूरा पढ़ अब लेने मेरी दीजिए, बात ये सुनिए एक मिनट कि पूरा पढ़ लेने स्टेट, दीजिए राजेश जी प्लीज। हाँ, मोर ओवर देर इज नथिंग टू प्रिवेंट द ट्रांसफरी जुरिडिक्शनल अथॉरिटी, यानी कि नया वाला अथॉरिटी, फ्रॉम एक्टिंग अपॉन एन अर्लियर वैलिड एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल एक्शन, यानी कि DRC 01, और प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द ट्रांसफर जुरिडिक्शनल अथॉरिटी, यानी कि ट्रांसफर जुरिडिक्शनल अथॉरिटी ने जो भी एक्शन इनिशिएट किया है, चाहे वो क्वासी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सिंपल लेटर भी क्यों ना हो, दैट उसके ऊपर एक्शन अब ट्रांसफरी जुरिडिक्शन, यानी कि नया वाला अथॉरिटी लेगा। तो सर्कुलर तो साफ साफ यही कह रहा है। सर ये सर्कुलर में क्या कमी है वो मैं बता रहा हूँ, जो लाइन आपने पढ़ी। एडीटी 01 यूपी का जारी हुआ, उसमें यूपी का टैक्स है और सेंट्रल का टैक्स है, ठीक। अब दिल्ली वाला यूपी का टैक्स कैसे अरे वसूल राजेश जी, करेगा? एक मिनट, राजेश जी, दिल्ली और वो भूल जाइए, सेम स्टेट में काम हो रहा है, सब कुछ सेम स्टेट। सेम स्टेट में तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वहां रेवेन्यू का कोई लॉस, वही सो कह काज रहा हूँ। नोटिस उसको ट्रांसफर हो जाएगी सिर्फ। हाँ, ADT लेकिन 01 अदर स्टेट नोटिस में है इशूड। तो कैसे नहीं होगा? नहीं, अदर अदर स्टेट भूल जाइए ना एक बार। ये सर्कुलर अदर स्टेट के लिए है ही नहीं, वो सब, वो तो पूरा का पूरा ब्रेक ही हो जा रहा है लाइन ना। अदर स्टेट में होगा तब तो मुझे लग रहा है कि वो उनके लिए अलग सर्कुलर निकालना पड़ेगा, सर बिल्कुल सही है, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि वो पर्सन ही चेंज हो गया है। टैक्सेबल पर्सन पर्सन ही चेंज दिल्ली नहीं हो में गया अलग है। सर, स्टेट स्टेट का रेवेन्यू का दिल्ली वाला कैसे कर सकता है? कर ही हाँ, नहीं नहीं कर सकता। सकता, ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। सेम स्टेट ना। ADT 01 नोटिस इशूड, एड्रेस चेंज, ना हु विल कंडक्ट ऑडिट, नया वाला या पुराना वाला? राजेश जी बताइए। एडीटी पुराना वाला करेगा, सो काज नोटिस नया वाला जारी करेगा। तो इसमें अलग क्यों कर रहे हैं आप? ये भी तो न्यू न्यू जुरिडिक्शन करना चाहिए इसको। नहीं, इससे चूंकि वो उसने एडीटी 01 जारी कर दी, वो ड्रॉप नहीं करेगा। ड्रॉप करने का कहीं एक्ट में व्यवस्था नहीं की गई है कि अगर वो जुरिडिक्शन वहां से चेंज होकर गाजियाबाद से गोरखपुर आ गया तो एडीटी 01 ड्रॉप करके नया वाला जारी करेगा, ऐसा कोई व्यवस्था एक्ट में, रूल में या जुरिडिक इसमें सर्कुलर में नहीं। अच्छा, चलिए, व्हाट इफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड, एड्रेस चेंज, ओल्ड और न्यू? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी ओल्ड ही करेगा आपके अकॉर्डिंग? जी। चलिए, मुझे क्यों लग रहा है सब में न्यू न्यू करेगा। विवेक सर, क्या लग रहा है सर क्या लग रहा है? सर जो आपने कहा कि ये स्टेट में ही कन्फाइंड है तब तो वर्केबल है, और हाँ, आउटसाइड स्टेट तो वर्केबल नहीं। नहीं नहीं, आउटसाइड स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो निश्चित है, क्योंकि अगर आउटसाइड स्टेट हो गया तो टैक्सेबल पर्सन, द डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जी नॉट पॉसिबल। Sir, we have a सर्कुलर practical situation now. सर To प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है सर, यहाँ पर देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ है, ADT 01 नोटिस इशूड, सेम स्टेट, हाँ गाजियाबाद टू गोरखपुर, एड्रेस चेंज, हाँ, नाउ हु विल कंडक्ट ऑडिट, गाजियाबाद और गोरख। गोरख व्हाट इफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड, एड्रेस चेंज, हु विल कंडक्ट द ऑडिट? सो फ्रॉम द डेट ऑनवर्ड्स ट्रांसफरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ट्रांसफरी जुरिडिक्शन विल अंडर। हाँ, न्यू जुरिडिक्शन, मुझे भी यही लग रहा है। जितेंद्र जी, सर आप क्या कहते हैं? सर्कुलर यही बोल रहा है सर, नेक्स्ट एक्शन सर नए वाला जो करे। सर एज पर सेक्शन 65 अगर ऑडिट की बात करें हम, तो हम्म ADT 01 अगर जिसने जो ज्यूरिस्डिक्शन में जो ऑफिसर ने इश्यू किया है वही ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर सकता है ADT 02। नहीं, अगर मान लीजिए एड्रेस चेंज हो गया, अगर ADT 01 की ही कहानी है तो नया ADT 01 इशू कर देगा न्यू जुरिडिक्शन, लेकिन पुराना तो नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, पुराना नहीं, मतलब पुराना या तो ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप जैसा लॉ में तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। हाँ, एक्चुअली मेरे तो केस में ये अभी हो रहा है, ये तो क्या क्या मैंने हो ही रहा है? चेंज करवाया है, क्या? पर मेरा स्टेट में है, सेंटर में नहीं है। ऑडिट हाँ चल रहा है मेरा। हाँ, मेरा नडियाद से अहमदाबाद हो गया है, ट्रांसफर मैंने करवा लिया है, उससे पहले ADT 01 इश्यू हुआ था। अच्छा, तो आज की तारीख में मेरा नडियाद में ही ऑडिट चल रहा है। लेकिन अभी भी आपका वही नडियाड में ही ऑडिट चल रहा है। हाँ, नडियाद में ही चल रहा है। हाँ और तो, इवन पास्ट केसेस थे जो, जहाँ पे मेरी अपील भी है, सोकोज नोटिस भी इश्यू हुई है, वो भी हाँ वो लोग बोल रहे थे कि यहीं पे कंक्लूड होगी, प्रोसीडिंग्स होगी।
आगे की, क्योंकि वो लोग भी कंफ्यूज थे उस टाइम कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये सर्कुलर आ गया है तो मैं एक बार जाऊंगा और पूछूंगा उनसे, इस समय बात होगी। सर्कुलर नहीं था ना, अभी सर्कुलर आ गया और सर सर्कुलर बोल रहा है नेक्स्ट राइट। एक्शन जो होगा वो उधर से होगा। सर अच्छा, एक बात बताइए, सर्कुलर इज नॉट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, करेक्ट? और यहाँ पर यस कहीं सर, भी नहीं लिखा हुआ रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, सेक्शन 168 भी 160 नहीं लिखा हुआ है। तो यस वेदर दिस सर्कुलर विल बी अडॉप्टेड बाय स्टेट टैक्स अथॉरिटीज? नो बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है सर। आप नो करीम सर जवाब देंगे। विवेक सर? अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ साथ। अच्छा अच्छा, अभी मैं लैपटॉप मेरे बगल वाली सीट पर रखा हुआ है। ठीक है एक ठीक है, तो मिनट ठीक, हम कॉल कर रहा हूँ हम लोग आपस में डिस्कस और करते हैं। दोबारा। सर आई हैव सर प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन। तक सर्कुलर, तो देखिए सर्कुलर भले जारी हो गया, कहीं लॉ में भी तो होना तो चाहिए ना, कोई पावर डिराइव कर यस रहा है, कैसे जारी कर रहा है, वो तो कहीं कुछ है नहीं। नहीं, 168 भी नहीं है और ना इसमें। और दूसरी सर चीज, किसी रूल के द्वारा भी तो होना चाहिए, कहीं रूल में भी लिखा होना यस चाहिए या एक्ट में भी होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ। अरविंद जी क्या कह रहे हैं आप? सर one big company is absorbing small company now हाँ from August 26. Okay. हाँ So against small company there are no notices pending or audit is going on as of now. हाँ Once it is merged from August 26, हम्म whether if any notice is issued to big company for 20 before that date, हम्म whether both entities audit will be taken by them or whether independently that new that small company has to be given notice separately. How लोग it happens? Because it gets merged. नहीं, अरविंद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सर्कुलर इज नॉट एप्लीकेबल टू योर केस. सेकेंडली, in case of amalgamation demerger, the liability is jointly and severally to the new big company. So if the any show cause notice come in relation to small companies or audit comes in relation to small companies, then that the big company has to take part in that proceeding. Okay. You will see this jointly and severally liable under which section? You'll find the section also 79, 80, 81, 81, 82 से जो सेक्शन है ना, वहां पर मिलेगा ये सारा. Okay. Okay. हाँ हाँ सर जहां तक 167 या 169 है कहीं, वहां एक बात लिखी है, यदि टैक्स पेयर चाहे तो अपना जुरिडिक्शनल अफसर चेंज कर सकता है जहां उसे न्याय मिलने की उम्मीद न हो। क्या वैसी कहाँ स्थिति में यहाँ कहाँ? कोई लागू होगा? नहीं नहीं, हाँ? अरविंद केजरीवाल जी को ये नहीं मिला, आम जनता को कैसे मिल जाए? ये तो पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ ये पॉसिबल, भूल जाइए. लेकिन नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ना सर, अरे तो नेचुरल जस्टिस हर जगह थोड़ी अप्लाई. वहां कहीं एक जगह लिखा है, जैसे वैट में होता था कि हम लोग कहते थे सर खंड के अधिकारी से हमें न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे दूसरे खंड के अधिकारी को केस ट्रांसफर कर दिया, तो वैट में तो होता था ऐसा। नहीं, जीएसटी में तो नजर नहीं आ रहा है. भगवान चेंज नहीं हो. सर मैं आई एम बैक नाउ। हाँ में जा लेगा तो 25 को लेकिन जाइए भैया। हाँ सर सर, हाँ सर मेरे को, मैंने आई एम सॉरी, मैं इस समय में ना बच्चे को छोड़ता हूँ ट्यूशन हाँ, पे। कोई बात नहीं सर, कोई बात. तो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. दिस राइट सर। दिस सर्कुलर सेंटर ने निकाला है एंड देर इज नो रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल एंड देर इज नो मेंशन ऑफ सेक्शन 168 जिसके अंडर सर्कुलर निकलता है. तो ये सर्कुलर के माता पिता नहीं है एकदम. नाउ वेदर दिस सर्कुलर विल बी एप्लीकेबल टू स्टेट अथॉरिटीज ऑल्सो, क्योंकि स्टेट जुरिडिक्शन में भी टैक्स पेयर्स होंगे. सर इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू द स्टेट जुरिडिक्शन ओनली, मतलब मतलब ये केवल विद इन स्टेट जुरिडिक्शन के ट्रांसफर की बात करता है। नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ सर. जैसे मेरा स्टेट जुरिडिक्शन, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा स्टेट जुरिडिक्शन में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. सेम स्टेट, लेकिन जुरिडिक्शन तो सेंटर का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है. करेक्ट सर। तो ये सर्कुलर तो सेंटर जुरिडिक्शन वालों के लिए है, सेम स्टेट सेंटर जुरिडिक्शन वालों के लिए है. सर इनको करस्पॉन्डिंग अपना एक सर्कुलर तो निकालना पड़ेगा। अभी जैसे जितेंद्र जी का एक केस है, वो उनका गुजरात में नाडिया में वो क्या चल रहा है नाडिया में आपका प्रोसीडिंग्स? सभी चल रहा है सर, शोकॉज नोटिस, अपील, ऑडिट सब चल रहा है। सब वहां पर चल रहा है नाडिया में, लेकिन वो नडियाद। स्टेट गवर्नमेंट के, गुजरात गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में है. अब वो अहमदाबाद बिजनेस शिफ्ट कर चुका है, लेकिन अभी भी सारा कुछ वहां नाडिया में ही चल रहा है. तो वेदर दे विल अप्लाई दिस, और स्टेट, हर एक स्टेट अथॉरिटी अपना अपना इसी तरह का सर्कुलर भी इशू करेंगे. बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि तो ये सर्कुलर जो है भले ही 168 में ना निकाला हो, हाँ, और लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिडरी पावर तो है ही बोर्ड के पास, हम्म और वो रेजिडरी पावर के अंदर वो निकाल सकता है। एक बात, दूसरी बात ये है कि कहीं पे आपको अपने पिता का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती. अच्छा. तो
मतलब कानून ये कहता है कि अगर आपने मेंशन नहीं भी किया है हाँ तब हाँ भी, अगर देखिए 168 में माना जा सकता है, क्योंकि 168 में रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, हाँ रिकमेंडेशन 164 में जरूरत है। हाँ, रूल्स में ठीक है। तो ये माना जा सकता है कि ये 168 में निकाला गया है, लेकिन ओके। 168 में निकलने का मतलब ये नहीं है कि स्टेट अथॉरिटीज को पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेट हाँ, अथॉरिटीज अपने 168 में निकालेंगे। करेक्ट करेक्ट, ये अच्छा पॉइंट है। पिता का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो मान लिया जाएगा कि 168 में ही है। ओके, अच्छा हाँ, मतलब दूसरी। कोई ना कोई तो पिता होगा ही। हाँ लेकिन सर फिर तो मतलब अगर ऐसा ही हुआ तो एवरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज वैलिड। सर इसी तरह से कोर्ट यही ट्रीट करता है। अच्छा। दरअसल इन्होंने भी तो इसको महाभारत बना रखा है कि अमरूद खा के बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी ने आशीर्वाद दे दिया बच्चे पैदा हो गए। जैसे हम लोग लिखा है ना, बोले नाव में जा रहे थे, ऋषि मुनि ने कहा कि आलू खा लो बच्चे हो गया, हाँ। गधा जी, तो मतलब कुछ भी हो रहा है। तो यही माना जाएगा कि इन सबका पिता जो है वो एक ही है, वो 168 है। वो 168। अत्र तत्र सर्वत्र। अरे मतलब केस में अगर डिस्प्यूट हो तो जज साहब उसको उसको मतलब देखेंगे नहीं, बोले मान लिया जाएगा कि 168 में। हाँ, देखिए वो उसका रीजन क्या है कि नहीं तो गवर्नमेंट की ड्राफ्टिंग में इतनी गड़बड़ी होती है हाँ। कि वो उनका एक्शन को रुकेगा ही नहीं। उनके 50% से ज्यादा एक्शंस तो इसी बात पे खत्म हो जाएंगे कि हम्म उन्होंने सही प्रोविजंस नहीं कोट किए, तो वो उसको मान लेते हैं, क्योंकि लिखने की कहीं पे ड्राफ्टिंग के कोई पैरामीटर सेट नहीं कर रखे हैं। मतलब ये एक तरह से वो है आपका मतलब जो प्रेगनेंसी का तरीका नहीं बता रखा है। उन्होंने ओके। कहा कि बच्चा हो गया बस ठीक है, हाँ प्रेगनेंसी सही तरीके से ही हुई होगी एदम, नहीं नहीं, ये मतलब इट एडमिनिस्ट्रेटिव मे लॉ नॉट बी, वी इतना। कैन से इट इज अ बास्टर्ड, हाँ हाँ we can say it is a bastard, father हाँ not known, हाँ but वो say कि no no it is not a bastard, he हाँ। comes from the ऋषि मुनि आशीर्वाद which is मतलब CBI। अच्छा लेकिन सर एक बात बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो अनरिटन है वो भी अप्लाई नहीं करती है क्या कोर्ट? मतलब अगर वो ग्राउंड लिया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कि दिस द ऑफिसर शुड एक्ट इन सर्टेन मैनर, द नोटिस शुड बी इशूड इन सर्टेन मैनर, इफ इट इज नॉट देन इट शुड बी क्वैश, ये प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? सर ऐसा है, ये बिल्कुल सही प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल को कोर्ट फॉलो करती हैं, मानती हैं, हम्म। और कई बार कुछ नेगेटिव लोग होते हैं वो उस चीज को नहीं मानते। तो मतलब वो उनका ऐसा भी है कि जिसने जिस तरह का मतलब जैसे हम आप हैं, सब लोग हम्म जो टैक्स पेयर की तरफ से अपियर होते हैं और हम्म उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं, वो उनका माइंडसेट जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा और बैलेंस होगा। कॉम्प्रोमाइज और होना। जो लोग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते चले आए हमेशा से और हाँ जज बन गए, उनका माइंडसेट है प्रॉब्लम ओरिएंटेड। हाँ हाँ इसीलिए आप कभी भी देखिए सर कि जो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जब वो हाँ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में आता है तो उसकी प्रैक्टिस चलती ही नहीं है। हाँ उसका हाँ रीजन ये नहीं कि उसके अंदर कॉम्पिटेंस की कमी होती है, उसका हाँ ब्रेन इतना प्रोग्राम हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट हाँ ही हाँ, कांट सी अ वैलिड पॉइंट इन द प्लेन साइट। तो करेक्ट। वो कभी क्लाइंट को कोई सोल्यूशन देने की स्थिति में पहुंचना उसको मुश्किल होता है। ये नहीं कहता हूँ कि इम्पॉसिबल है, हाँ लोग हाँ बदलते भी हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग जजेस को लेके ऐसा सोचते हैं, भाई अगर जो आपने बताया कि आइदर हैज डन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड और नॉट एट ऑल, ये हाँ प्रिंसिपल है। हाँ, ये प्रिंस। और ये प्रीवी काउंसिल का मतलब 1912 का या 10 का कोई जजमेंट है, हाँ। मास्क वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके। तो वो इंग्लैंड में डिसाइड हुआ था ये मैटर, वो आज तक सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रहा है। हाँ तो हाँ। ये जो चीज है वो आज तक फॉलो है, लेकिन लोग नहीं मानते। नहीं मैं वो प्रैक्टिकल। कहते हैं अल्टरनेट रेमेडी में चले जाओ। जितेंद्र जी, हाँ सर। जो आपका केस है ना नाडिया से अहमदाबाद आया, हम हम्म। लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर ऐसा होता है तो वी रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू दैट वी कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस प्रोसीडिंग, ट्रांसफर द केस टू अहमदाबाद जुरिसडिक्शन। दिस रिक्वेस्ट कैन ऑलवेज बी मेड इफ नॉट, बिकॉज अभी तक तो बाइंडिंग आया नहीं है, तो रिक्वेस्ट नहीं, तो अभी ये कर सकते हैं। सर्कुलर आया है तो अब मैं सर्कुलर के बेस से मतलब बेसिस के ऊपर बात कर सकता हूँ। हाँ ये आपका गाइडिंग तो है ही, दो दे आर नॉट बाइंडिंग, क्योंकि इंटरनली उनको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, हाँ, तभी एक्चुअली इसमें पॉसिबल है। पोर्टल में भी इश्यू होंगे, पोर्टल में भी इन लोगों को कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पोर्टल में क्यों चेंज करना पड़ेगा? ट्रांसफर अगर करना है इंटरनली। क्यों एडीटी जीरो वो? वन ए तो बनाया नहीं ना जितेंद्र जी अभी तक। हाँ, सॉरी, एडीटी 01 ए तो नहीं बनाया ना अभी तक। ADT 01, सॉरी, ए। ए ए ए ऐसे केसेस के लिए तो फिर उनको अगर एडीटी 01
को ट्रांसफर करना होगा तो 8301A बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं राजेश जी, नहीं डैशबोर्ड में जाके, उनका इंटरनल डैशबोर्ड में जाके दे कैन डू दैट वेरी इजीली। इंटरनली। हाँ, तो सर उनका कोई भी डैशबोर्ड इंटरनली वैसा बनना करेंगे तो चाहिए। टैक्स पेयर को भी तो सूचना आएगी। हाँ बिल्कुल आने आएगी। इंटरनली हाँ कुछ भी बिल्कुल। करेंगे तो टैक्स पेयर को सूचना आएगी, तो पोर्टल में हाँ उसी ढंग से उनको अमेंड करना पड़ेगा। करेक्ट, तभी होगा। अच्छा सर, इसमें जब ये जैसे अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हाँ जी के क्लाइंट का एड्रेस, तो जब हम पोर्टल खोलेंगे तो उसमें मुझे सेंटर का जुरिडिक्शन दिखाई देगा और एक रेड कलर में जो मेरा जुरिडिक्शनल एरिया होगा, ऑफिसर होगा, वो दिखाई देगा। तो वो क्या हाँ अहमदाबाद हो चुका है आज की तारीख में? जितेंद्र जी बताइए, ये हाँ बड़ा हाँ वैलिड क्वेश्चन है। मतलब आज की तारीख में मतलब जस्ट 1.5-2 महीने ही हुए, हो गया मेरा। हाँ, तो सर इसका मतलब कि बाई बाई एक्शन ऑफ द डिपार्चर हैज ऑलरेडी चेंज। यस यस यस, तो इसका चेंज हो मतलब गया। के पास जो पुराना जो है ट्रांसफर करना बहुत आराम, एंड नाउ द क्लैरिफिकेशन हैज कम, नॉट द राइट न्यू राइट दे हैव ब्रॉट, दे ब्रॉट द क्लैरिफिकेशन बिकॉज राइट देयर वाज सम एम्बिग्यूटी एंड द लॉ राइट सेज दैट करंट विल अंडरटेक ऑल। राइट। वो कोई फेवर करने की बात नहीं कि हमको फेवर करो, वो तो बाय लॉ हो गया अभी। हाँ, बाय लॉ हो हम्म। गया, अच्छा और ऐसे ऐसे में हम्म वो उसको ही इज बाउंड टू ट्रांसफर। हाँ विवेक सर वो क्यों एकदम। मानेंगे? अभी स्टेट ने तो जारी नहीं किया ना, तो क्यों मानेंगे? वो कहेंगे मैं नहीं मानता। नहीं, वो देखिए क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन सर्कुलर, क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है, इसमें कोई नया डायरेक्शन या नया इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो खुद कहता है मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, हम्म। और पहले एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन उसमें वो क्लैरिटी नहीं थी, इतना मैग्नीफाइड फॉर्म में नहीं था। उसके ट्रेसेस साइलेंटली अवेलेबल हैं एक्ट के अंदर और रूल्स के अंदर। अब मैं उसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन का मतलब ये हुआ सर। ठीक बात। अगर वो कहते हैं नया लॉ बना रहे हैं तो एक अलग हाँ चीज। राइट। अच्छा जितेंद्र जी, एक बात बताइए, आपका स्टेट में था, अहमदाबाद में भी स्टेट अथॉरिटी के पास ही है? हाँ वो तो स्टेट में ही जाएगा ना सर, यहाँ पे स्टेट में था तो वहां पे स्टेट में ही जाएगा। मतलब ऐसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है स्टेट टू सेंटर या सेंटर टू स्टेट? ना 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 ना। किसी का कोई एक्सपीरियंस? एक्चुअली इसमें ऐसा होता है सर कि मैं मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो पहले मैं चेंज करता हूँ। पहले नडियाद थी, मैंने हम्म अहमदाबाद कर दी। उसके हम्म बाद इंटरनली उनके वहां पे इंटरनली पोर्टल में होता है कि ये क्लाइंट को मुझे माइग्रेट करना है दूसरे जुरिस्डिक्शन में। हाँ हमारे यहाँ यूनिट होते हैं कि यूनिट 49 से यूनिट 10 में ट्रांसफर करना है, तो इंटरनली ही होता है, वो स्टेट टू स्टेट ही जाता है, स्टेट से सेंटर नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, वो स्टेट टू स्टेट ही हो सकता है। हाँ ये जीएसटी काउंसिल तो इस मीटिंग में संबंध में उन्होंने एक स्टेट से सेंट्रल वाले में सर, स्टेट हाँ से सेंटर वाले ट्रांसफर में इन्होंने जो लॉ जब ड्राफ्ट किया तो उसमें इसको उन्होंने इसको डाला तो था कि हर 5 साल या 3 साल बाद यस हम यस जितने सेंट्रल के स्टेट में करेंगे, स्टेट वालों को सेंट्रल में करेंगे। यस, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया गया। कर भी नहीं पाए। 5 साल में होगा बोले थे। नहीं हुआ, हुआ मेरे एक केस में हुआ है। हुआ है? पहला स्टेट में था, अभी सेंटर में आ गया है, अपने आप आ गया है। कैसे हुआ वो? सर मालूम नहीं, हमने पोर्टल ने कर दिया होगा, जैसे बोल रहे थे पहले पॉलिसी था ना, 5 साल सेंटर, 5 साल स्टेट, 5 साल स्टेट, 5 साल सेंटर। तो आप ही में क्यों अप्लाई किया, बाकियों में अप्लाई नहीं किया? क्यों अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर हो या स्टेट हो। अच्छा ये एक तो बात, इंटरनल पॉलिसी है सर। मान लीजिए ट्राइब्यूनल का केस देखते हैं जीएसटी एटी में, इसमें कैसे काम होगा? मान लीजिए पहले आप गाजियाबाद बेंच में थे, अब एड्रेस चेंज हो गया, आप गोरखपुर बनारस बेंच में आ गए, ये कैसे चेंज होगा? क्या जीएसटी एटी सुनने से इनकार कर देगा गाजियाबाद बेंच, नहीं नहीं आपका तो एड्रेस चेंज हो गया, वाराणसी चले जाइए? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी तो चेंज हो सकता है ना, क्या हो चीज? रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। अब मैं गंजाम में था, मैं अब हाँ दूसरे चला गया, दूसरे स्टेट को, दूसरे हाँ डिस्ट्रिक्ट, मेरा सब कुछ है, तो मैं अगर अर्जी डालूंगा कि मेरा उधर चेंज कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है मेरा, तो करते हो। नहीं तो ये जीएसटी एटी का ऑटो होगा या फिर अप्लाई करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी तब वो ट्रांसफर करेंगे इंटरनल। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन नहीं लगाई, गाजियाबाद में, रुकिए, जीएसटी टीटी गाजियाबाद, एड्रेस चेंज, अब वो वाराणसी में आ गया, बट गाजियाबाद पास द ऑर्डर, तो वैलिड होगा? और वो वैलिड होगा। सर मुझे एक ईमेल मिला था नोट जुरिस्डिक्शन चेंज का, वो आपको व्हाट्सअप किया हूँ, देखिए। सर इसमें एक और प्रिंसिपल ये भी लगता है कि हाँ जी सर। फोरम नॉन कन्वीनियंस, जो लॉ का जो प्रिंसिपल है फोरम नॉन कन्वीनियंस, ये लगता है कि अगर आपका गोरखपुर गया तो आप बनारस चले, सपोज यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, आपको इनकन्वीनियंट पड़ रहा है, देन यू कैन टेक अप दैट ऑब्जेक्ट ट्राइब्यूनल एंड द ट्राइब्यूनल विल ट्रांसफर ऑटोमेटिकली बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन पोर्टल। So there's nothing which requires a physical transfer of files. ठीक बात, ठीक। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इट्स अ फोरम नॉन कन्वीनियंट एंड
therefore I before different authority. लेकिन सर एक बात बताइए, सर्कुलर आ गया, बोल रहा है कि नया एड्रेस चेंज के बाद न्यू जुरिडिक्शन विल टेक अप द मैटर, बट इफ ओल्ड जुरिडिक्शन इज टेकिंग अप द मैटर, वेदर दैट विल बी हेल्ड वैलिड, और कैन वी रेज अ ग्राउंड ऑन द कोर्ट दैट इट शुड बी क्वैश्ड बिकॉज रॉन्ग जुरिडिक्शन हैज डन इट? तो सर ऐसा है, जैसे इसमें ये होगा कि सपोज कंट्री old jurisdiction and I'm speaking on the basis of the general. So then either you take objection, then when you take the objection, then they have to do it, or like otherwise that you have some 160 subsection or 24 का authority submission or acceptance of the jurisdiction, and some cannot turn back and take the objection. So on the first instance itself, you have to take the objection. Now, if we take the particular case of Jitendra ji, then it appears that after this 25th June, he can very well take this objection in writing, one paragraph, and thereafter, so that you have taken objection, not given up. Tomorrow, the matter goes up to tribunal or appellate authority. Then you don't have to run to such a distant place. You can do all the exercise in Ahmedabad. अरविंद जी, ये कर्नाटका रेंज ये खुद ब खुद हुआ है या आपने एड्रेस चेंज किया था? मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ सर, वो खुद पे खुद आया ईमेल। और स्टेट के पास गया है या ये सेंटर में ही चेंज हुआ है? सर एक्चुअली स्टेट पर्सन से डिड ऑन ऑडिट, देन दिस हैपेंड, उसके बाद सेंटर को गया। नहीं तो ये केस, इसका जुरिडिक्शन स्टेट में था, अब सेंटर के पास है क्या? अभी सेंटर में गया। रेंज AED2 हैज बीन ट्रांसफर्ड। क्या ये टोबैको प्रोडक्ट वाला तो नहीं है ना टैक्स पेयर? नहीं, हमें भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, हम भी चुप बैठे गए, क्या कर, सेम बोथ आर सेम बोल के हम चुप हो गए। सर क्या हुआ अरविंद जी आपका केस में? ट्रांसफर हो गया, अभी देखिए स्क्रीन में दिख रहा है। थोड़ा मतलब सेंटर से स्टेट में हो गया ऐसा? स्टेट टू सेंटर हो गया। हाँ, वो अपने आप ही हो गया ना? अपने आप ही हो गया सर, हमने कुछ नहीं किया। वही तो बोल रहा हूँ, हमारे पास भी ऐसा हुआ। इसमें ऑब्जेक्शन उठाने की बात कहाँ है सर? क्यों, क्या करना है? नहीं, ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, इससे नहीं पता लगता है क्या? रेंज D2 नहीं, आपका पहले भी सेंटर में था, अभी भी सेंटर में लग रहा है, बस क्यों चेंज करेगा सर? फिर सिर्फ रेंज चेंज हुआ लग रहा है। और ये भी टैक्स डिडक्टर का है, ये जो आपका चेंज हुआ है, ये रेगुलर टैक्स पर्सन नहीं है, ये टैक्स डिडक्टर है। ओके। अब जैसे अपेलेट अथॉरिटी के पास है गाजियाबाद एड्रेस चेंज, अब ये वाराणसी आ गया, तो हु विल चेंज अगेन? सेम, या तो अप्लाई कीजिए या बताइए। और अगर आप इसी गाजियाबाद अथॉरिटी के साथ ही गाजियाबाद अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देती है, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज वैलिड ऑर्डर कि आपका पूरा, यहाँ पर आपने अफसर से बात किया, लास्ट स्टेज में है, PH हो चुका है, तो क्या हो? या फिर गाजियाबाद अथॉरिटी विल रिफ्यूज कि नो, योर एड्रेस हैज चेंज, विल नॉट पास द ऑर्डर, नाउ गो टू वाराणसी अगेन, PH UH सब करवाइए वहीं पर। सर इसमें दिक्कत ये आएगी कि जहां पे उसने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, तब तो कोई सब्सिक्वेंट एक्शन नहीं है, पास द ऑर्डर। अब जो और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आएगी जब जहां पे लिमिटेशन एक्सपायर कर रहा हो। करेक्ट, ये तो बहुत बड़ा इश्यू आएगा, लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है और एड्रेस चेंज करवा लो, एड्रेस चेंज, PH डन, लिमिटेशन अबाउट टू एक्सपायर, अब वो न्यू जुरिडिक्शन में जाएगा तो ऑर्डर ही पास नहीं हो पाएगा। वो केस में तो सर ये टैक्स इवेजन का टूल बन जाएगा, एक क्या चीज? टैक्स इवेजन का टूल बन जाएगा। हाँ सही क्योंकि बात। अगर ये टाइम कहना बाद सर, हो रहा है तो चेंज कर दो जुरिस्डिक्शन। नहीं, ऐसा कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ही हार्श स्टेटमेंट है जितेंद्र भाई। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मेरा कहने का मतलब भी यही है सर, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, टैक्स पेयर कभी टैक्स इवेजन नहीं करता किसी भी परिस्थिति में। वो तो केवल इक्विटी और बैलेंस की बात करता है जहां पे वो टैक्स नहीं भी देता था। गुड पॉइंट, ठीक है। उस बेचारे को कभी कुछ रिटर्न में मिला ही नहीं आज तक, सिवाय हरेसमेंट के। हाँ, वो तो मार्केट में कंपटीशन में बैठा हुआ है वो। सर मैंने जो देखा, जितने भी टैक्स कंप्लाइंट हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। मेरे एक मित्र थे, वो एडवांस टैक्स दिया करते थे इनकम टैक्स में, हमेशा बड़े खुश रहते, लॉयर है, उनका इनकम टैक्स रिटर्न बहुत बड़ा है। अगले साल उनका एडवांस टैक्स नहीं किया, असेसमेंट खुल गए सारे। हाँ ठीक। तो मुझे नहीं लगता है कि सर देयर इज नो इवेजन, उनके ऊपर भी इवेजन के एलिगेशन लगे हुए हैं, जबकि बेचारे बहुत सज्जन आदमी है। कौन वकील और कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट आज तक एडवांस टैक्स दे रहा है? ऐसे ही मैं जीएसटी में भी कहता हूं कि टैक्स पेयर जो है इज ऑलवेज अ राइट पर्सन, प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट द अथॉरिटीज। अच्छा सर, ऐसे केस में हाँ, कौन क्या कह रहा है? नहीं सर, आप बोलिए
मैं मैं ये कह रहा हूँ लिमिटेशन इज अबाउट टू एक्सपायर और इसने पास द ऑर्डर, ये तो पोर्टल में चला जाएगा, सेम स्टेट में है, इसको इसको तो हम लोग चैलेंज कर ही नहीं पाएंगे कि न्यू जुरिडिक्शन शुड हैव पास द ऑर्डर। विवेक सर, हाँ सर। अगर मान लीजिए ओल्ड जुरिडिक्शन passes the order in spite of the change in address, whether it can be challenged because of the circular कह रहा है कि न्यू जुरिडिक्शन को ही करना चाहिए। सर इट विल श्योरली बी चैलेंज, लेकिन कोर्ट पूछेगा कि तुम्हें प्रेजुडिस क्या हुई, उसने तुम्हारी हाँ हियरिंग कर वही दी। वही मेरा क्वेश्चन था। आपसे क्या आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है, क्यों दर्द है? क्योंकि तो सब चीज सेम है ना। नहीं तो लॉ को फॉलो करना सिर्फ हमारा ही काम है, टैक्स पेयर का, ऑफिसर का भी तो काम है। ऑफिसर शुड हैव पास द जुरिडिक्शन एंड टेकन द फास्ट एक्शन, जैसे हमें बोलता है GST 1 कोरोना में हो नहीं हो, लेकिन आपको तो फाइल करना चाहिए था। लॉ में कहा कुछ कहा है? तो वो सब ग्राउंड प्रिजुडिस का ग्राउंड सिर्फ ऑफिसर के लिए ही है क्या, हम लोग के लिए नहीं है? सर बिल्कुल, आप ये हमेशा ये बात कह सकते हैं कि भाई अल्टीमेटली इनका क्या करना होता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर देते हैं और आपको छोड़ देते हैं कि आप हाई कोर्ट के चक्कर लगाइए, वहां से क्वाश करा के सेटिस्फाइड करा के आ जाइए, जिस समय लास्ट मिनट का लिमिटेशन होता है और वो वहां पे 2 साल का पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, ऐसे करके काम होता है। हाँ हाँ अच्छा, अगर यहाँ पे ये हो कि भाई अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हाँ एंड देन इट इज अज्यूम टू बी नॉनेस्ट। हाँ जैसे आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, एक इनकम टैक्स में NTPC का जजमेंट आया हाँ जिस समय उन्होंने कहा था कि हाँ, जो फेसलेस असेसमेंट के दौरान अगर तुमने हियरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो हाँ। ऐसे में ये समझा जाएगा कि दी ऑर्डर एंड द प्रोसीडिंग्स आर नॉनेस्ट एंड इन द आइज ऑफ लॉ। उसमें स्टैट्यूट में लिखा था, फिर अच्छा 2021 में उसको उन्होंने बदल दिया, 22 में बदल दिया। अच्छा। तो वहां जाते ही वो क्वैश हो जाता है। ये इतनी हार्श लैंग्वेज लिखना क्योंकि हाँ उसने ये किया, क्योंकि सारे एओ जो हैं यही काम करते हैं कि आपने देखिए, कभी भी देखिएगा कि लास्ट मिनट में आके 5 साल का अगर लिमिटेशन पीरियड है तो हाँ मतलब आखिर के 3 महीने में आके नोटिस इशू कर कर आके सारे काम करेंगे, या 6 महीने हाँ में। हाँ हाँ और फिर वो 2-2 दिन का टाइम देंगे, संडे सैटरडे को आपकी हियरिंग करेंगे, होली दिवाली हियरिंग करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए वो सरकार ये कानून लेकर आई और कानून लेने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने NTPC का जजमेंट पास किया, उन्होंने फटाक से चेंज किया और लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अभी क्या है कि वो प्रेजुडिस वहां पे प्रिज्यूम कर ली गई। यहाँ पे भी है कि भाई अगर तुम्हारा कंडक्ट जो है वो बहुत बायस है तो वो हम्म एलिगेशन ले सकते हैं, वो प्रेजुडिस हो गई मेरे को। तो लेकिन अभी ये फिर इस पे थोड़ा सा अवेयरनेस और होनी चाहिए, तभी जाके इसमें और क्या क्या प्रिंसिपल लग सकते हैं, इनकम टैक्स से क्या हम लर्निंग ले सकते हैं इसमें, और बाकी जनरल प्रिंसिपल क्या है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है सर। जिनेश जी यस सर। कहिए। अभी तो सर सर्कुलर आया है तो मेरे हिसाब से तो अपने को तो ये कोट करके अपने थोड़ा अवेयरनेस रखना ही पड़ेगा, काम सीधा हम्म निपटाने के लिए, वरना तो कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। रवि नारायण जी, विनी जी कुछ कहिए। साफिया, महेश जी, नितिन गुप्ता जी हैं, कोई और देखिए, ओपिनियन? टैक्स पेयर के पाले में नहीं है सर, अफसर्स के ही पाले में। टैक्स पेयर तो फुटबॉल है। वही तो नहीं कह रहा सर, हूँ, ये सर्कुलर से जो है अभी भी गेंद जो है वो टैक्स पेयर के पाले में नहीं है, एजुकेटिंग अफसर के ही पाले में है। वो सर्कुलर। जैसा चाहेगा वैसा इस सर्कुलर का यूज करेगा। हाँ ये बात तो लेकिन राजेश भाई इसमें एक चीज ये है कि आपको अगर एप्लीकेशन आपने दे दी है तो देन आई थिंक ही इज बाउंड। हाँ। ही हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली ना, बिकॉज वी हैव मेड इट वेरी क्लियर। एक्चुअली बहुत बहुत क्लैरिटी नहीं है। अभी स्टेट के अफसर बोलेंगे हम तो अपने स्टेट के उसको मानेंगे, कहाँ है दिखाइए। भाई चल। देखिए, अगर हम ऐसे समझें कि जो जुरिस्डिक्शन है वो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि जब जब हम पोर्टल देखते हैं उस पे सेंटर का भी हमें एड्रेस दिखाई देता है और यस स्टेट का भी एड्रेस दिखाई देता है। यस यस यस। तो दोनों का कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, दोनों के सेम स्टेक्स हैं 50-50% के, unless हाँ it is an IGST issue. Now it is only the convenient administrative authority, which is the state, may not be the center. हाँ But in principle, the law which has been passed in the form of a clarification oblique circular is also applicable to the portion of the center. So गॉट। it is very difficult to say that this is not applicable because the center's stake is already embedded into the entire proceedings. यस। सर अगर ऐसा ही अगर होता ना तो फिर स्टेट वाले क्यों निकालते हैं कि जो सर्कुलर सेंटर निकाला है जो कि हम भी इसको पास करते हैं, तो वो निकालना ही नहीं चाहिए। एक लाइन लिखनी चाहिए एक्ट में कि जो सेंटर निकाल रहा वो मेरे पे भी लागू होता है।
काम आपका खत्म। कहना आपका कहना सही है। ये इनहेरेंट एनॉमली है पूरे एक्ट के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, रिजीम के अंदर। और अब इसकी आड़ में स्टेट के फॉर अफसर मनमानी भी करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे 164 है, 164 रिक्वायर्स काउंसिल रिकमेंडेशन। नाउ काउंसिल रिकमेंडेशन विल बी फॉर द पर्पसेस ऑफ इशूइंग द रूल्स। Now today, then the state government also issues the rules relying upon the the council. Now अब वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि वहां पे उन्होंने अपने 164 में जो सेंट्रल एक ही काउंसिल है, और उस काउंसिल में स्टेट और सेंटर दोनों उसके हिस्सा हैं, और इसलिए उसकी बात को वो मानते हैं, केवल काउंसिल की बात को अगर हम देखें। और 168 में क्या है कि वो बोर्ड की बात को समझ रहे हैं, लेकिन उनका जो कमिश्नर है ही इज नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द बोर्ड। भाई एक तरह से सेंटर का जो कंट्रोल है ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव पे, वो पूरी तरह से है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन दे रखा है, उसके लिए अलग अलग रूल्स में प्रोविजन दे रखा है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की सारी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकती है। है एक आर्टिकल है कौन सा कि वेयर द हाँ तो हाँ सॉरी, यस सर कहिए। तो ये नहीं कह सकते कि 168 में जो बोर्ड ने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बोर्ड जाने, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको टेस्ट करने का, कैन वी से दैट स्टेट गवर्नमेंट टेक अ कंट्री व्यू टू व्हाट हैज बीन टेकन बाय द बोर्ड अंडर 168? Valid. Can state government take a contrary what is stated in center sir? मतलब मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो ऑटोनॉमी है, हाँ। जो फाइनेंशियल मैटर्स में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो भी इस जीएसटी से खत्म ऐसे हो गया कि आज तक कोई भी ऐसा इंस्टांस मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हो कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, सप्लाई और मैन्युफैक्चर के ऊपर, सेल के ऊपर आप जो है टैक्स को खत्म कर दो या कम कर दो, और मैं आपका टैक्स रेट भले 18% है, जिसमें 9% मेरा है, मैं अपने वाले को 4.5% या 5% या 3% कर रहा हूं। सर ये एग्जाम्पल तो है ये जैसे सिनेमा हॉल्स में जब वो टिकट वो एग्जाम करते हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना एसजीएसटी जीरो कर देता है, सेंटर ले लेता है, और ये रीइंबर्समेंट के थ्रू करते हैं। दिस एग्जाम्पल वी हैव। तो सर ये बजटरी एलोकेशन होता होगा? हाँ, वो स्टेट वाले करते हैं सर, ये हमने तो पढ़ा भी था, डिस्कस भी किया था। दे टेक दैट रूट रीइंबर्समेंट। तो सर इसके बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो मैं उसको एक बार पढ़ने को मिल जाए मुझे। हाँ, तो उसमें क्या करते थे, स्टेट गवर्नमेंट सिनेमा हॉल को बोलते हैं कि भैया एसजीएसटी लेना मत। वो फिर वो एसजीएसटी लेते नहीं है कंज्यूमर से, और वो एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों जमा करवाते हैं अपने पॉकेट से, फिर वो अप्लाई करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और एसजीएसटी का रीइंबर्समेंट ले लेते हैं। मतलब ग्रांट की फॉर्म में आता है उनको। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने टैक्स रेट जो है वो नहीं घटाया। नहीं हटाया। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम उनसे रिकवर मत करो, बस तुम पैसा दे दो। Yes. भाई लायबिलिटी तो अल्टीमेटली बॉन्ड जो की जाती है वो तो कंज्यूमर कर रहा है सर। हाँ। और कंज्यूमर से रिकवरी का इनका वो है, तो उन्होंने उससे हटा दिया बर्डन और इन पे शिफ्ट कर दिया। हमने स्टेट गवर्नमेंट, ये देखिए, और बाय ऑफरिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल सब्सिडीज टू ऑफसेट द टैक्स बर्डन, ये रीइंबर्समेंट का काम। इसका हमने लंबा डिस्कशन किया था कि कैसे वो पॉसिबल है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का तो रिकमेंडेशन है नहीं, तो करेंगे कैसे। और रेट नोटिफिकेशन जो सेंटर निकालती है, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल टू स्टेट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट। ये तो एक्ट में ही लिखा हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रेट नोटिफिकेशन अलग से नहीं निकालती है। चलिए ठीक है।